हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडेक्सल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को लेकर। तो पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने केसी का डेरिवेशन, केपी का डेरिवेशन, इनके बीच में इंटर रिलेशन और कुछ फैक्टर्स जो इनको अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को, ये कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। अब इसी को हम आगे लेते हुए चलते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है? एक तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद रिएक्शन कोशेंट पढ़ने वाले, रिएक्शन कोशेंट क्या चीज है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में और रिएक्शन कोशेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये कुछ बातें आज हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के बीच में जो इंटर रिलेशन है, एक तो वो देखना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो ये कुछ आज के लेक्चर का हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो आज हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या चीज है? तो देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंच चुकी है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच चुकी है। अब इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंचने के बाद अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हो, अगर आप उसमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंपोनेंट का अमाउंट बढ़ा देते हो, ठीक है, या अगर आप प्रेशर चेंज कर देते हो, वॉल्यूम चेंज कर देते हो, तो इससे इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, रिएक्शन में क्या चेंजेस होंगे? भाई कुछ तो चेंज होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ना चाहिए, ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कुछ ना कुछ असर पड़ना चाहिए, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कुछ ना कुछ असर पड़ना चाहिए। तो जब भी आप ये कुछ चेंजेस करते हो तो रिएक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है, इस बारे में हमें कौन बताता है? इस बारे में हमें ली चैटलियर भाई साहब बताते हैं, ठीक है। अब ली चैटलियर क्या बोलता है? तो ली चैटलियर कह रहा है कि जब भी व्हेन during equilibrium stage of a chemical reaction, ठीक है, if we change pressure, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, और concentration of any reactant और प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, विल शिफ्ट in such a way that there will no change in the equilibrium, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन शिफ्ट तो करेगी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है ना, उसमें कोई फर्क आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। जो रेशियो होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल बताता है। देखो, अभी तो ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी। अभी ये डेफिनेशन लिखी है, ये क्या हो रहा है कि चेंज भी हो रहा है और कुछ चेंज भी नहीं हो रहा। तो मैंने ये कहा है कि रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके, कि जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है ना, उसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जब अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। लेट्स सपोज कि रिएक्शन दे रखी है हमें कुछ, ये A प्लस B गिव्स C प्लस D, ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आप, ठीक है, इफ
if we add a component at equilibrium stage, then देखो इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुकी है और इस इक्विलिब्रियम स्टेज में मान लीजिए आपने ए कंपोनेंट और ऐड कर दिया है। क्या ऐड किया? ए कंपोनेंट ऐड किया, तो ए कंपोनेंट बढ़ गया रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्शन में क्या हुआ? ए कंपोनेंट बढ़ गया। अब ए कंपोनेंट बढ़ गया तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। तो अब क्या होगा? तो अब ये होगा कि जो ए कंपोनेंट बड़ा है ना, उसको रिएक्शन कंज्यूम करना स्टार्ट करेगी। और कंज्यूम किस तरीके से करेगी? का एक कंपोनेंट अगर कंज्यूम करना है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो कंज्यूम होगा ए। ठीक है, तो इफ वी ऐड ए कंपोनेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज, देन रिएक्शन will move in forward direction to consume the extra amount added A component to regain equilibrium। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इक्विलिब्रियम था क्या? बेसिकली इक्विलिब्रियम आप जानते हो क्या था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दिया तो रिएक्शन थोड़ी सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई, तो उसने थोड़ा सा प्रोडक्ट बढ़ा दिया और रिएक्टेंट कम कर दिया तो वापस से बैलेंस हो गया। देखो ये हाथ जो है वो रिएक्टेंट है, ये हाथ मेरा प्रोडक्ट है। आपने रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दिया तो जैसे ही रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करी और वापस इक्विलिब्रियम आ गया। आपने मान लीजिए प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दिया तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मतलब रिएक्शन मूव करके अपने आप को वापस उसी स्टेज पे ले आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ए यहाँ पर क्या था? रिएक्टेंट था। तो इस केस में क्या होगा? रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? रिएक्शन इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और यदि इफ अगर आपने क्या किया? अगर मान लीजिए सी या डी कंपोनेंट यानी कि प्रोडक्ट का कंपोनेंट ऐड कर दिया तो रिएक्शन अपने आप को बैलेंस करने के लिए किस डायरेक्शन में जाएगी? भाई सी और डी अगर आपने ऐड किया है तो सी या डी में से किसी का अमाउंट बढ़ गया, जो भी आपने ऐड किया है उसका अमाउंट बढ़ गया, तो रिएक्शन उसको कंज्यूम करने के लिए वापस किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो देखो इफ वी ऐड सी कंपोनेंट, ठीक है, और डी कंपोनेंट एट equilibrium stage, then reaction will move in backward direction to consume the added amount of C or D to regain equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम वापस लाने के लिए क्या होगा? जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि अगर आप रिएक्टेंट का कंपोनेंट बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर प्रोडक्ट का कंपोनेंट बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और इक्विलिब्रियम वापस गेन करेगी। बात समझ में आई? यहाँ पर ये पहला फैक्टर क्लियर है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं पहले फैक्टर में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेज मेंटेन रहेगी। तो अल्टीमेटली जो मैंने बात कही थी कि इक्विलिब्रियम को सिर्फ टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, मतलब इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है, जो के की वैल्यू है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। अगर आप प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाओगे, वॉल्यूम में चेंज करोगे, प्रेशर में चेंज करोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस ले लेते हैं हम प्रेशर का केस। अगर आप प्रेशर में चेंज करोगे तो क्या होगा? तो देखो सेकंड केस टू है चेंज इन प्रेशर। ठीक है, जब आप प्रेशर में चेंज करोगे तो रिएक्शन में क्या फर्क आएगा? तो अब इस बात को डिस्कस करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर भी हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जिससे हम बात करेंगे। लेट्स जनरल रिएक्शन हम क्या ले लेते हैं, जनरल रिएक्शन हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे यहाँ पे हम तो कुछ नंबर लेना पड़ेगा, तो 2A प्लस 3B, ठीक है, गिव्स C प्लस 2D, ठीक है। ये हमने कोई भी जनरल रिएक्शन ले ली है, बात समझ में आ रही है? ये लो, ये हमने जनरल रिएक्शन ले ली है। अब मुझे एक चीज बताओ कि प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स है और रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स है। तो क्या आपको रिएक्टेंट साइड टोटल 5 मोल्स दिख रहे हैं, 2 मोल A के, ठीक है, और 3 मोल B के। ये चीज आपको पता है कि जो स्टोइकियोमेट्री है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद प्रोडक्ट साइड आपको कितने मोल्स दिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट साइड आपको 1 मोल C का और 2 मोल D का दिख रहा है, बात समझ में आ रही है? तो यानी कि प्रोडक्ट साइड कितने मोल है, टोटल 3 मोल, और रिएक्टेंट साइड टोटल कितने मोल है, 5 मोल, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे मोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कि प्रोडक्ट साइड टोटल कितने मोल है, 5 मोल, ठीक है, और रिएक्टेंट साइड 5 मोल, और प्रोडक्ट साइड कितने मोल है, टोटल 3 मोल, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो रिएक्शन में क्या चेंज आएगा? मुझे एक बात बताओ कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? कॉमन सेंस वाली बात है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो रिएक्शन को जो स्पेस अवेलेबल है वो कम होगी। तो रिएक्शन को अगर स्पेस कम अवेलेबल है तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में मूव करवाएगी जहां कम मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो कम मोल्स किस साइड प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड। तो यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी जब आप प्रेशर बढ़ाओगे। फिर से सुनो मैं क्या बोल गया, कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगी तो रिएक्शन को अवेलेबल स्पेस जो है वो कम अवेलेबल होगी। तो उसी कारण से रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में मूव करवाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम होंगे। अब इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स कम है वो है प्रोडक्ट के साइड, प्रोडक्ट के साइड टोटल 3 मोल है, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, प्रोडक्ट के साइड। और अगर आपने प्रेशर कम किया तो प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहां प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है, बात समझ में आ रही है? तो रिएक्शन अपने आप को किस डायरेक्शन में मूव करवाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इतनी बात क्लियर है? तो ध्यान से देखो, अब देखो, अब ये बात मैं लिख रहा हूं, देखो, व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ जो भी सिस्टम है, ठीक है, विल डिक्रीज, देन इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन will shift in that direction where less number of moles are present, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो above रिएक्शन में कहाँ शिफ्ट होगी, तो इन above रिएक्शन, तो इन above reaction, reaction will move in forward direction, ठीक है। रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। और जब आप रिएक्शन को जब आप प्रेशर कम कर रहे होगे तो क्या होगा, तो व्हेन वी डिक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीज,
then reaction will move in that direction where number of moles are more। ठीक है, तो यानी कि अबव रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ज्यादा है, तो अबव रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड ज्यादा है, तो इन अबव रिएक्शन will move in backward direction। ठीक है, तो ये बात समझ में कि प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम का भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ये बात क्लियर होगी आपकी कि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या चेंज आ रहा है, इक्विलिब्रियम में क्या शिफ्ट, इक्विलिब्रियम जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी क्योंकि एक जगह बढ़ रहा है तो दूसरी जगह से कम हो रहा है, तो बात बराबर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। अब तीसरा फैक्टर जो है वो है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो अगला फैक्टर है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। बात समझ में आ रही है, तो लेट्स केस थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर में क्या चीज होती है। तो आप जानते हो कि रिएक्शन जो है वो दो टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ हीट। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखो, मान लीजिए ये रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और एक ये रिएक्शन है, ये है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये नेचर है कि वो हीट रिलीज करना चाहती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करना चाहती है, हीट रिलीज करना चाहती है। ठीक है, तो यानी कि एक चीज देखना कि अगर मैं यहां पर ए से बी बना रहा हूं, ए से बी बना रहा हूं, ठीक है, या इसको ऐसे ले लेते हैं, यहां पे समझो ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है। अब एक चीज समझो कि ए से बी वाली जो प्रोसेस है वो है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हीट वांट्स टू रिलीज, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और बी से ए वाली जो है वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि ए से बी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और बी से ए वाली प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, सॉरी एंडोथर्मिक है। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज बताओ कि यदि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यानी कि एक तरीके से रिएक्शन का जो सिस्टम है या रिएक्शन है उसको आप हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो यानी कि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर कर रहे हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर कर रहे हो, तो आप एंडोथर्मिक को फेवर कर रहे हो। कैसे, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है उसको हीट चाहिए, उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए, और आप टेम्परेचर बढ़ा के इस रिएक्शन को फेवर कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप इस रिएक्शन को फेवर कर रहे हो तो रिएक्शन कौन सी वाली होगी, जो एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक कौन सी प्रोसेस है, बी से ए वाली। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। ठीक है, और अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो टेम्परेचर अगर आप कम कर रहे हो तो टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक साइड जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करना चाहती है, वो हीट को रिलीज करना चाहती है। वो क्या करना चाहती है, हीट को रिलीज करना चाहती है। और टेम्परेचर कम करके आप क्या कर रहे हो, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर हो वो भी कम कर रहे हो। तो यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट बना रहे हो। ठीक है, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर कर रहे हो।
तो रिएक्शन कौन सी इस डायरेक्शन में होगी, जो डायरेक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। ये तो वो कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए से बी बनना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको ये चीज तो पता ही है कि रिएक्शन दो डायरेक्शन में जाती है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आप आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि उसी रिएक्शन के बारे में लिख रहा हूँ जो हमने पीछे डिस्क्राइब करी है, ठीक है। ए से बी वाले को मानते हुए मैं लिख रहा हूँ। तो if we increase the temperature, if we increase the temperature, then we favor the endothermic process. कौन सी प्रोसेस को, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। Then reaction will proceed in endothermic डायरेक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो अबव रिएक्शन में किस डायरेक्शन में होगी, तो अबव रिएक्शन एंडोथर्मिक कौन सी थी, बैकवर्ड वाली, यानी कि बी से ए बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन अबव रिएक्शन, reaction will move in backward direction. रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। इफ वी decrease the temperature, then we favor the exothermic process. कौन सी प्रोसेस को, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को। then reaction will move in exothermic direction, ठीक है। यानी कि अबव रिएक्शन में किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अबव रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इन अबव रिएक्शन, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गई ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात, ठीक है। तीनों फैक्टर की हमने बात करी कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन जिस डायरेक्शन में बढ़ाओगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, और अगर आप प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। और अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर कम मोल्स प्रेजेंट है, और प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर मोल्स ज्यादा है, ठीक है। अब ये कहानी है टेम्परेचर की। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करेगी, और अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करेगी। बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है हमारा रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। क्या है नया टॉपिक, रिएक्शन कोशेंट। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, देखिए रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन कोशेंट जानने से पहले हम एक बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या था, ठीक है। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम क्या था, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये चीज आपको पता है।
लेकिन जब आप फॉर्मूला पुट कर रहे थे तो क्या पुट कर रहे थे, क्या आप ये पुट कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये पुट कर रहे थे जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये आप कब ले रहे थे, ये आप इक्विलिब्रियम स्टेज पर ले रहे थे। ठीक है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुकी है, उसमें जब जो जो कंसंट्रेशन जिन जिन कंपोनेंट्स की बनी है, आप वो वैल्यू ले रहे थे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन रिएक्शन कोशेंट में क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट भी सेम होता है, रिएक्शन कोशेंट भी यहाँ पर सेम ही है। क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन इसमें जो कंसंट्रेशन लेते हो आप, वो अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेते हो, यानी कि जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं किया हो। आप हो सकता है इक्विलिब्रियम अटेंड करने से पहले कोई भी स्टेज, इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज, किसी भी स्टेज पे बस इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करना चाहिए रिएक्शन को। ठीक है, तो ये होता है रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो देखो मैं लिख रहा हूं, पहले तो एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। जनरल रिएक्शन है यहाँ पर M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। ठीक है, तो रिएक्शन कोशेंट क्या हो जाएगा, देखो रिएक्शन कोशेंट हो जाएगा यहाँ पर C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। ठीक है, C की कंसंट्रेशन में पावर में क्या आएगा N1 और N2, यहाँ पर आएगा M1 M2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, M2। लेकिन यहां पर ये जो कंसंट्रेशन पुट करी है गई है, ठीक है, here the concentration values are used are not at equilibrium। ठीक है, the values are used are of other than equilibrium condition, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इक्विलिब्रियम पे यूज करोगे, अगर इक्विलिब्रियम की वैल्यू यूज करोगे तो वो तो के इक्विलिब्रियम के बराबर आ गई ना। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हो, यहां पर आप इक्विलिब्रियम स्टेज पर आने पर जो वैल्यूज पुट कर रहे हो, यहां पर आप अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वैल्यू पुट कर रहे हो। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ कि जब ये अदर देन टाइम है, ये कभी भी हो सकती है, कभी भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है, वो 10 मिनट बाद जो है इक्विलिब्रियम अटेंड कर रही है। ठीक है, कोई रिएक्शन आपने स्टार्ट करी, वो 10 मिनट पे जाके इक्विलिब्रियम अटेंड कर रही है, तो 10 मिनट के बाद जो आप वैल्यूज पुट कर रहे हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंपोनेंट्स के, वो ये वैल्यूज है। ठीक है, और 10 मिनट से पहले आप कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 5 मिनट पे, 6 मिनट पे, 9 मिनट पे, 9.9 मिनट पे, या 9 मिनट होकर 59 सेकेंड्स पे आप अगर पुट कर रहे हो वो वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू कहलाएगी, वो रिएक्शन कोशेंट वैल्यू कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब क्या है, देखो ये आपको पता चलेगा कि जो भी वैल्यू आपने ले रखी है, वो उसके बाद रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट किया, ठीक है, और के इक्विलिब्रियम भी कैलकुलेट किया, तो अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो यानी कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कहाँ है, इक्विलिब्रियम में। और अगर मान लीजिए कि Q की वैल्यू ज्यादा है के इक्विलिब्रियम से, ठीक है, Q की वैल्यू ज्यादा है के इक्विलिब्रियम से, तो यानी कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? और अगर मान लीजिए
Q की वैल्यू कम है K इक्विलिब्रियम से, यानी कि अभी इक्विलिब्रियम आना बाकी है, जैसे 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आ रहा था और Q की वैल्यू कम आ रही है, तो Q की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन अभी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो यानी कि रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई रिएक्शन कोएफिशिएंट की बात। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट की जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो एग्जामिनर आपको दे रखा होगा और इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखा होगा और कंपेयर करेगा, बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो Q की वैल्यू निकाल लेना, अगर ज्यादा है K इक्विलिब्रियम से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर Q की वैल्यू कम है इक्विलिब्रियम से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर मान लीजिए बराबर है तो यानी कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा रिएक्शन क्वेश्चन का टॉपिक, इतना सही था, छोटा सा था, कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, हालांकि ये जो टॉपिक है आप मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ के आ चुके हो, वेपर डेंसिटी वगैरह, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस काम आएंगे, तो मेरा फर्ज है समझाने का, बताने का, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डेरिवेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी। तो क्या टॉपिक है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी से हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि जो वेपर डेंसिटी है, क्या वो आप ये बात जानते हो कि वेपर डेंसिटी जो है वो बराबर होती है, वेपर डेंसिटी जो है वो बराबर होती है मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 के। ठीक है, ये चीज आपने मोल कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड कुछ नहीं बात कर रहा। अब हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 आपको दे रहा है PCl3 और Cl2, ये दे रहा है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन दे रहा है तो लेट इनिशियली हम मान लेते हैं कि इसके कितने मोल हैं, इसके 1 मोल है और इसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, इनिशियली, और एट इक्विलिब्रियम हम लेकर चलते हैं कि 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो बनेंगे कितने? अल्फा मोल बनेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आपने 1 मोल लिया था इनिशियली, तो इनिशियली वॉल्यूम क्या होगा कंटेनर का? तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 22.4, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, PCl5 का ये होगा। और एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स कितने प्रेजेंट है? टोटल मोल्स हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये आ जाएगा टोटल 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इनिशियल वॉल्यूम, ये हो गया आपका कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, हम 2 टाइप की वेपर डेंसिटी ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं हम थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी और एक ले रहे हैं हम वेपर एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी। तो 2 टाइप की वेपर डेंसिटी है, एक तो DT यानी कि थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, ठीक है, और एक ले रहे हैं हम DO ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है? तो आप ये बात जानते हो कि डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है,
कि डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो क्योंकि वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी, और अगर वॉल्यूम कम करते जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि डेंसिटी जो ऑब्जर्व्ड डेंसिटी है, जो ऑब्जर्व्ड डेंसिटी है और जो थ्योरेटिकल डेंसिटी है, जो ऑब्जर्व्ड डेंसिटी है और जो थ्योरेटिकल डेंसिटी है वो एक दूसरे के इनवर्सली होंगे। तो यहाँ पर मुझे ये ऑब्जर्व्ड लेनी पड़ेगी और यहाँ पर मुझे थ्योरेटिकल लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ पर ऑब्जर्व्ड डेंसिटी कौन सी होगी और थ्योरेटिकल डेंसिटी कौन सी होगी? तो ये अपनी थ्योरेटिकल डेंसिटी है। ठीक है, क्योंकि आपने इनिशियली इतनी ही डेंसिटी या इतना ही वॉल्यूम आपने लिया होगा, ये अपनी थ्योरेटिकल वॉल्यूम है, सॉरी। ठीक है, और ये जो है ये अपनी ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है, क्योंकि रिएक्शन हो चुकी होगी, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आगे देखो, तो यानी कि ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम कितना है? 1 प्लस अल्फा इंटू 22.4, और ये और थ्योरेटिकल कितना है? 22.4। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब 24 गया, तो यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कि dt बाई डी ओ बराबर है 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्फा आ जाएगा dt बाई डी ओ माइनस 1, तो यानी कि ये आ जाएगा dt माइनस डी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये अल्फा है हमारा। ठीक है, क्या है? अल्फा। और क्योंकि अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। तो यहां से मैं वेपर डेंसिटी को क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, यहां से मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? यहां से मैं अल्फा को लिख सकता हूँ जैसे dt है, ठीक है, वो वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अल्फा के दो फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये तो खैर सिंपल से बोल से, अगर मान लीजिए चेंज इन मोल्स आ रहे हैं या मल्टीपल रिएक्शन आ रही है, ठीक है, तो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एक फॉर्मूला जो है आपको डायरेक्ट याद रखना है, वो क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास फॉर्मूला जो जनरल रिएक्शन है वो है M1A gives M2B प्लस M3C, ये रिएक्शन है। ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके लिए अल्फा कैसे देखोगे आप? अल्फा देखोगे n अपॉन डेल्टा n। ठीक है, वही सेम dt माइनस डी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, इससे आपको देखना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो n है वो क्या है? वो है मोल्स किसके? इसके m1। एक काम करें, यहाँ पे m1 ले लेते हैं, m1। और डेल्टा n क्या है? डेल्टा n है यहाँ पर m2 प्लस m3 माइनस m1, ये है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया अल्फा। आप इसको मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, m1 डेल्टा n बराबर mt mo अपॉन m0। ठीक है, आप मॉलिक्यूलर वेट की टर्म्स में भी बात कर सकते हो, आप चाहो तो इसकी टर्म्स में भी बात कर सकते हो, डेंसिटी की टर्म्स में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका आखिरी टॉपिक भी। क्लियर है? ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के बीच में आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, ये कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है कि a volatile liquid is introduced into a evacuated closed vessel at a particular temperature. Both evaporation and condensation take place simultaneously. The system reaches equilibrium state when. ठीक है, तो यानी कि
एक क्लोज वेसल है जिसमें कंडेंसेशन और इवापोरेशन दोनों हो रही है, तो इक्विलिब्रियम उस स्टेज में कब आएगा? तो एकदम इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, तो कब आएगा? द लिक्विड इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग वेपर, या इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड वेपर आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, या द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, या लिक्विड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो साफ साफ आंसर दिख रहा है, रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो जानी चाहिए रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर PCl5 इज 80% डिसोशिएट हो रहा है 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी? ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, वेपर डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर वेट। तो PCl5 की जो डिसोसिएशन रिएक्शन है वो लिखोगे, वो क्या है? PCl3 प्लस Cl2। आप मान लीजिए इनिशियली इसके 1 मोल ले रहे हो, इनिशियली कितना ले रहे हो? 1 मोल ले रहे हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। एट इक्विलिब्रियम आप क्या कर रहे हो? एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं 1 में से कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है? 80%। तो 1 में से कितना होगा? 0.8। तो यहाँ पे कितना बनेगा? 0.8। यहाँ कितना बनेगा? 0.8 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका, किसके मोल्स? इक्विलिब्रियम में PCl3, PCl5, PCl और Cl2 के मोल्स। ठीक है, तो अब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? तो आप जानते हो कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना है? 1 माइनस 0.8 इंटू PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट पुट करना है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 प्लस 0.8 इंटू PCl3 का मॉलिक्यूलर वेट पुट करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पर 0.8 इंटू Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट पुट करना है, और अपॉन में आपको क्या पुट करना है? टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने आएंगे? 1 माइनस 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.8, तो ये आएगा प्लस 0.8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी और उससे वेपर डेंसिटी भी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिएक्शन इन विच यील्ड ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर। मतलब जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इसमें से किस कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा? तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, तो यानी कि रिएक्शन लेस मोल्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 1 मोल है, रिएक्टेंट साइड 2 मोल है, तो यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट साइड 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड भी 2 मोल है, तो यहाँ पे रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी। तो एक तो ये पॉसिबल है। बाकी देखते हैं, प्रोडक्ट साइड 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड 4 मोल है, तो यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी इसमें भी। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 3 मोल है और रिएक्टेंट साइड 2 मोल है, तो इसमें भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सेकेंड। ठीक है, अब ये वापस से सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो अब ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस उल्टा उल्टा कर रखा है। ठीक है, आपको देखो क्या दे रखा है? PCl5 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है PCl3 और Cl2। ठीक है, तो एक चीज करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? PCl5 दे रखा है जिसकी वेपर डेंसिटी है और मॉलिक्यूलर वेट है 208.5, वो भी आपको बता दिया। तो लेट इनिशियल ये आपको दे रखा है कितना? लेट इनिशियल ये आपको दे रखा है 1 मोल, तो इसके कोई मोल नहीं होंगे। तो एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाएगा? लेट सपोज हम ले लेते हैं 1 माइनस एल्फा, तो यहाँ कितना बनेगा? एल्फा। यहाँ भी कितना बनेगा? एल्फा। ठीक है,
तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 208.5 है, तो जैसे हमने पीछे किया था 208.5 बराबर क्या होगा 1 माइनस एल्फा इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5, ठीक है, प्लस एल्फा इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl3 प्लस एल्फा इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 1 प्लस एल्फा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एल्फा आ जाएगा। तो लेट्स चलो इसको सॉल्व भी करते हैं एक बार। तो 208.5 बराबर हो जाएगा 1 माइनस एल्फा इंटू PCl5 का मास होता है 208.5, ठीक है। फिर एल्फा यहाँ पर आएगा, एल्फा इंटू PCl3 का कितना होता है बताओ, PCl3 का होता है लगभग 137.5 प्लस यहाँ पर क्या आएगा एल्फा और ये आ जाएगा 71, ठीक है, और अपॉन में कितना जाएगा, अपॉन में जाएगा 1 प्लस एल्फा। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 208.5, ठीक है, प्लस 208.5 एल्फा बराबर क्या आएगा 208.5 माइनस 208.5 एल्फा प्लस 137.5 एल्फा प्लस 71 एल्फा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है ध्यान से देखो, 208.5 प्लस 208.5 एल्फा बराबर, ठीक है, तो ये 208 अगर यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो गया तो 0 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 208.5, यहाँ से ये 208.5 माइनस किया, ठीक है, ये माइनस 208.5 और ये कितना आ रहा है, ये भी टोटल 208.5 अल्फा आ रहा है, तो ये दोनों भी गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 208.5 अल्फा। तो ये वैल्यू तो 0 आ गई, यानी कि अल्फा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो अल्फा कितना डिसोशिएट हो रहा है 0%, यानी कि कोई डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा एक्चुअली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है हमसे। तो द इक्वेशन अल्फा d माइनस डी अपॉन n माइनस 1 d इज करेक्टली मैच्ड फॉर। तो ध्यान से देखो, ये जो अपॉन वाली वैल्यू है ये क्या हमारा डेल्टा n था क्या, ठीक है, डेल्टा n था। अब यहाँ पर देखो मैं ऑप्शन फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। तो ऑप्शन फर्स्ट में डेल्टा n क्या आएगा n/2 प्लस n/3 माइनस 1, तो यानी कि ये आ जाएगा 3n प्लस 2n अपॉन 6 माइनस 1, तो यानी कि 5n माइनस 6/6 ये आ रहा है। तो ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन हमसे कह रहा है कि n/3 प्लस 2n/3, ठीक है, माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3n/3 माइनस 1, ये गया n-1, तो यहाँ पर ये n-1 आ रहा है, यानी कि ये आंसर हमारा सेकेंड है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चंस, और तो नहीं है, हाँ नहीं है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें आज के टर्म में, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था तो वो तो एक तो वेपर डेंसिटी वाला था इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। बाकी फिर टॉपिक जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट ईयर में आपके बहुत अच्छे सवाल आते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी, ठीक है। तो ये कुछ दो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड जो हमने आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, आप जाइए विजिट करिए और ये सब वहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।